गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैमोग्राफी। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो ये एक्सरे है हमारा ब्रेस्ट का। इसमें दो इंपॉर्टेंट व्यू होते हैं, क्रेनियोकॉर्डल व्यू और मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू। क्रेनियोकॉर्डल व्यू में क्रेनियली इस तरीके से एक्सरे आएंगी और हमारी कॉर्डल एंड पे इस तरीके से एक्सरे प्लेट प्रेजेंट रहेंगी। वहीं मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू में मीडियली ऑब्लिकली इस तरीके से एक्सरे आएंगी और लैटरली जो है हमारा इस तरीके से एक्सरे प्लेट प्रेजेंट रहेगा। मैमोग्राफी में आप इसे पहचानेंगे कैसे कि अगर आपको जो है पेक्टोरलिस मसल देखने को मिल रही है तो ये मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू है। वहीं अगर आपको पेक्टोरलिस मसल नहीं देखने को मिल रही तो क्रेनियोकॉर्डल व्यू हो गया। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो क्रेनियोकॉर्डल व्यू में हमें ये एरिया देखने को मिल रहा है वो रिप्रेजेंट करता है ब्रेस्ट का जो है एक्सटर्नल पार्ट, या फिर एक तरीके से कहें लैटरल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। और वहीं निप्पल के नीचे वाला ये जो एरिया है वो इंडिकेट करता है हमारा इंटरनल पार्ट या फिर मीडियल साइड ऑफ द ब्रेस्ट। और वहीं मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू में निप्पल के अपर पार्ट में जो हमें एरिया देखने को मिल रहा है वो इंडिकेट करता है अपर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट अबव द निप्पल लाइन, और बिलो द निप्पल लाइन को जो है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है। अब इसका आपको आगे इंपॉर्टेंस समझ आया जाएगा, लेकिन ये चीज अपने दिमाग में एकदम गांठ बांध लीजिए कि मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू बताता है कि मास अबव द निप्पल लाइन है कि बिलो द निप्पल लाइन है। वहीं क्रेनियोकॉर्डल व्यू हमें बताता है कि मास मीडियल साइड में है कि लैटरल साइड में है। एक अच्छे मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू में हमें पेक्टोरलिस मसल का शेप देखने को मिल जाता है, इंफ्रामेमरी फोल्ड विजुअलाइज हो जाता है, निप्पल प्रोफाइल दिखना चाहिए, जो है हमें पोस्टीरियर ग्लैंडुलर टिश्यू विजुअलाइज होना चाहिए। तो ये सारी एक अच्छे मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू में हमें दिखना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यहाँ पे अगर ये हमें पेक्टोरलिस मसल देखने को मिल रही है कि मतलब ये मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू है। यहाँ पे निप्पल से हम लोग एक पोस्टीरियरली ऐसे लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये मास उसके अपर पार्ट में है, मतलब ये जो है मास जो है हमारे लेफ्ट ब्रेस्ट के अपर पार्ट में इस रीजन में आता है। वहीं अगर हम लोग क्रेनियोकॉर्डल व्यू में इसी को देखें तो इसमें ये हमें देखने को मिल रहा है मास जो है अपर पार्ट में, लेकिन ये क्या इंडिकेट करता है कि ये जो है ये एरिया रिप्रेजेंट करता है एक्सटर्नल या फिर कहे एक तरीके से लैटरल पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट को। तो ये लेफ्ट साइड में जो है हमारे लैटरल पार्ट में ये मास है, और ये अपर पार्ट में है, ये तो हमें पहले ही मीडियो लैटरल ऑब्लिक व्यू से पता चल गया था। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इस से हमें पता चल रहा है देयर इज अ स्पिक्यूलेटेड मास प्रेजेंट इन द अपर लैटरल क्वाड्रेंट ऑफ लेफ्ट ब्रेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंस हो जाता है डायग्नोसिस के लिए। नॉर्मली हम लोग जो है फैटी ब्रेस्ट अपने को कैसे देखने को मिलता है, रेडियोल्यूसेंट या डार्क कलर का देखने को मिलता है। तो इसमें कोई भी कैल्सिफिकेशन या मास व्हाइट कलर का बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा। इसीलिए मैमोग्राफी बेस्ट चॉइस हो जाती है फॉर स्क्रीनिंग के लिए आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर्स। वहीं अर्ली ईयर्स में क्या होता है कि हमारा ग्लैंडुलर टिश्यू होता है, बहुत डेंस ब्रेस्ट होता है, तो इस डेंस ब्रेस्ट में कोई मास को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। इसीलिए इनिशियली जो है इनिशियल ईयर्स में हम लोग मैमोग्राफी को उतना ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। अब किसी ब्रेस्ट का साइज कैसे पता करेंगे, थ्रू बाय पोस्टीरियर निप्पल लाइन। और ये बात ध्यान रखना है कि मीडियो लैटरल ऑब्लिक और क्रेनियोकॉर्डल व्यू में जो पोस्टीरियर निप्पल लाइन का के बीच का डिफरेंस 1 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया स्क्रीनिंग कब से स्टार्ट करेंगे, तो फ्रॉम द एज ऑफ 40 ईयर्स थ्रू मैमोग्राफी। लेकिन अगर मान लीजिए उसको बीआरसीए म्यूटेशन है या 10 से 30 साल की उम्र में रेडिएशन का एक्सपोजर रहा है, तो हम लोग जो है उसमें स्क्रीनिंग जो है फ्रॉम 25 ईयर्स स्टार्ट कर देंगे, और 3D मैमोग्राफी स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम 30 ईयर्स। और अगर मान लीजिए बीआरसी म्यूटेशन नहीं है लेकिन उसकी फैमिली में स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री रही है ब्रेस्ट कैंसर की, या फिर उसका लाइफ टाइम रिस्क मोर देन 20% है, तो हम लोग उसमें मैमोग्राफी फ्रॉम 35 ईयर्स स्टार्ट कर देंगे। अब नॉर्मली इसमें लिम्फ नोड हमें कैसे देखने को मिलता है, तो लिम्फ नोड जो है हमें ऐसे किडनी शेप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें हमें इंपॉर्टेंट है वेल डिफाइंड मार्जिन रहेगी, और उसमें हमें जो है रेडियोलिसेंट सेंटर या फिर सेंटर देखने को मिल या सेंटर और पेरिफेरी देखने को मिलेगा, जिसके कारण वो हाइलम वाला उसका एरिया रहेगा। तो ये जो है हमारा बेनाइन कंडीशन रहता है, तो ये बायरेट्स 2 में आता है। अब ये जो है पेक्टोरलिस मसल देखने को मिल रही है जहां पे हम लोग एक्सिला के अंदर जो है ये देख पा रहे हैं एक नॉर्मल लिम्फ नोड, और इसके अंदर आप देख पा रहे हैं रेडियोल्यूसेंट सेंटर जो उसका हाइलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक बेनाइन कंडीशन है, कोई वेल नॉर्मल एक्सिलरी लिम्फ नोड है। वहीं जो है आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि इसमें जो है हमारा रेडियोल्यूसेंट सेंटर देखने को नहीं मिल रहा है, और इसकी डेंसिटी भी ज्यादा है, तो इसीलिए ये जो है हमारा सस्पिशन रेज कर रहा है टूवर्ड्स द मेलिग्नेंसी। और ये हमारा एक्सिला में एक कैल्सिफाइड लिम्फ नोड देखने को मिल रहा है।
अब लाइपोमा हमें कैसे देखने को मिलता है, तो उसमें एक रेडियोल्यूसेंट एरिया विथ वेल डिफाइंड मार्जिन, नो कैल्सिफिकेशन, ये इंडिकेट करता है टुवर्ड्स द लाइपोमा। ये बेनाइन कंडीशन हो गई। और मोस्ट कॉमनली जो आपसे पूछा जाता है फाइब्रो एडिनोमा, उसमें जो है हमें पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं, मैक्रो कैल्सिफिकेशन, तो वो इंडिकेट करता है टुवर्ड्स बेनाइन लीजन। वहीं अगर कोई मैलिग्नेंट लीजन्स होता है तो उसमें हमें इस तरीके से स्पिक्यूलेटेड मार्जिन देखने को मिलती है, और इस तरीके से आप लोग उसमें छोटे छोटे माइक्रो कैल्सिफिकेशन देख पाएंगे। तो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बेनाइन और मैलिग्नेंट लीजन में इन मैमोग्राफी। वेल डिफाइंड स्मूथ अगर है और मैक्रो कैल्सिफिकेशन है तो वो इंडिकेट कर बेनाइन। वहीं अगर इरेगुलर स्पिक्यूलेटेड मार्जिन है विथ माइक्रो कैल्सिफिकेशन तो वो इंडिकेट करा मैलिग्नेंट लीजन की तरफ। तो ये अलग अलग इमेजेस है कि बेनाइन लीजन और मैलिग्नेंट मासेस किस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब ये इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा का व्यू है, और ये इसमें इस मैमोग्राफी में हम लोग स्किन थिकनिंग को देख पा रहे हैं। ये यहाँ पे हमें स्पिक्यूलेटेड मार्जिन देखने को मिल रही हैं। इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइवा के लिए पायरेट्स की स्टेजिंग। नॉर्मली स्टेज 1 क्या होता है, नेगेटिव होता है, उसमें नॉर्मल एंगल स्क्रीनिंग करनी रहेंगी। स्टेज 2 होता है बेनाइन, तो बेनाइन है भाई तो भी कोई फॉलोअप की जरूरत नहीं है, नॉर्मल एंगल स्क्रीनिंग करना है। लेकिन स्टेज 3 होता है प्रोबेबली बेनाइन, तो इसमें मैलिग्नेंसी का रिस्क है लेकिन लेस देन 2% है, तो इसमें हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई पेशेंट फॉलोअप करता रहे हर 6 महीने में। वहीं जब हमारा मैलिग्नेंसी का रिस्क इंक्रीज हो जाता है तो वो स्टेज 4 में आ जाता है, सस्पिशियस ऑफ मैलिग्नेंसी, और डिपेंडिंग अपॉन कितना है, अगर 2 to 9% है तो वो 4A में आता है, 10 to 49% तो 4B में, और 50 to 94% के बीच में हम लोग बोलते हैं 4C। और ऐसे पेशेंट के लिए बायोप्सी कंसीडर किया जाता है। वहीं स्टेज 5 में जब मैलिग्नेंसी का रिस्क जो है मोर देन 95% हो जाता है, और इसमें जो है बायोप्सी रिक्वायर्ड होती है। लेकिन अगर वो बायोप्सी प्रूवन केस है मैलिग्नेंसी का तो वो सीधे सीधे आ जाता है हमारा स्टेज 6 में। तो ये था बायरेट्स जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है वाइवा के लिए। तो सर्जरी के एक्सरे वाइवा में मैमोग्राफी के बारे में आपको इतना पता होना ही चाहिए। सो थैंक यू सो मच।